बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने लेक्चर नंबर 9 पढ़ना है। लेक्चर नंबर 9 में हम मैथमेटिक्स के वाले से जो नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वह है जी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वाले से पेपर में लाजमी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 से 3 क्वेश्चन जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हैं ये थोड़े से मुश्किल तस्वर किए जाते हैं। आमतौर पे ये स्किप हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इनको हम बड़ी डिटेल के साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे ताकि ये क्वेश्चन हमारे स्किप ना हो। उसके बाद आज मुताले पाकिस्तान का जो टॉपिक होगा वो आफ्टर औरंगज़ेब। मैंने आपको कल जो बताया था उसमें हमने मुग़ल डायनास्टी को स्टार्ट किया था। मुग़ल डायनास्टी के पहले हमने 6 जो उनके बादशाह थे, 6 रूलर, वो मैंने आपको एब्रीवेशन भी बताई थी। बादशाह बादशाह मीन के सबसे पहले बाबर थे, फिर हुमायूं थे, ठीक है, फिर अकबर थे, फिर शाहजहां थे। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आपने ये सारे इनको तरतीब के साथ याद करना है। तो आज हम पढ़ेंगे आफ्टर औरंगज़ेब। औरंगज़ेब आलमगीर के बाद जनाब जो 1707 से जनाब जो चले हैं, तो ये एंड पे 1857 की जंग आज़ादी तक ये चलेंगे। ठीक है, इसमें जो मेजर इवेंट्स हैं वो मुग़ल मराठा रिलेशन है, मुग़ल नादिर शाह इन्वेजन है और बैटल ऑफ बक्सर था। ठीक है जी, ये चलते चलते जिन इंडियन रिबिलियन मीन के जो जंग आज़ादी थी 1857 वाली, उस तक हम लेके चलेंगे बहादुर शाह जफर एंड तक। ठीक है, यहाँ पे आके जना मुगलिया दौर जो ना सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। इसी के अंदर ही हम देखेंगे कि कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो सारी इसके अंदर आस्ते आस्ते उन्होंने अपना असर रसूख जो ना इस्तेमाल करना शुरू किया था। अपना असर रसूख के जरिए उन्होंने अपने जो है ना पाउंड जमाना शुरू किए थे और किस तरह से उन्होंने 1857 की जंग आज़ादी के बाद बर्रे सगीर से जो मुगलिया जो सल्तनत थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी थी और अपनी हुकूमत कायम कर दी थी। उसके बाद फिर हम ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ जो है ना पाकिस्तान की तहरीक शुरू हो जाएगी। 1947 वाला जो है ना वो नया हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जी लेक्चर नंबर 9 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वाला जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, वो सबसे पहले तो पूछा जाता है रेशियो की जो डेफिनेशन है। रेशियो इज यूज फॉर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। दो एक जैसी मिकदारों को कंपेयर करने के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो हमारी रेशियो होती है। ठीक है जी, रेशियो जो है ना इसमें जो है ना इसको हम लिखते हैं ए रेशियो बी, या इसको ए बटा बी भी लिख लेते हैं। ठीक है, ए से मुराद पहली रकम, बी से मुराद दूसरी रकम। ए जो है ना उसको पहली रकम को हम कहते हैं एंटीसीडेंट और दूसरी रकम को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है जी, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट ये आमतौर पर पूछ लिया जाता है कि रेशियो में जो पहली रकम होती है उसको हम क्या कहते हैं और दूसरी रकम जो होती है उसका क्या नाम होता है, ये आपने याद करना होता है। ठीक है, और एक और चीज़ भी आपने याद करनी है कि ये जो रेशियो होती है उसमें कंपैरिजन सिर्फ दो क्वांटिटी सेम काइंड की क्वांटिटीज़ की कंपैरिजन होता है। मुख्तलिफ काइंड की जो है ना चीज़ें जो है ना उनका आपस में कंपैरिजन नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम ये नहीं कह सकते कि गाय और घोड़ा में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम दो अगर गाय सामने खड़ी हैं फिर हम कह सकते हैं कि दोनों गाय में से जनाब बताएं जी बड़ी गाय कौन सी है, छोटी गाय कौन सी है। ठीक है, तो हम जो है ना जी दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। इंसानों का कंपैरिजन इंसानों के साथ हो सकता है, हैवानों का कंपैरिजन हैवानों के साथ हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह हमने ये चीज़ आपने याद करनी है। उसके बाद जो है ना जी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये है कि जब एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ भी उसी तनासब से बढ़ जाए उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, और इनवर्स का मतलब होता है उलट। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उलट। मीन के तनासब मकूस एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी कम हो जाए, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ उसी तनासब से कम हो जाए उसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फौरी समझ आ जाएगी। बिल्कुल किसी किस्म की कोई परेशानी वाली इसमें बात नहीं है। आसान सी डेफिनेशन है, दोनों ये आपने याद कर लेनी है। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन के वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन में आपने किस तरह से इसको चीज़ों को लेकर चलना होता है। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलता हूँ। आपके पास दो जो रेशोज है ना, दो चीज़ें हैं जो है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास है जी 2:4। इसका मतलब होता है 2/4। जो पहली रकम है उसको आपने ऊपर लिखना है, दूसरी रकम को आपने नीचे लिखना होता है। 2/4 इसको आपने सिंप्लीफाई करना होता है, तो आपने दो एक बार दो 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 बार चार इसको हम लिखेंगे 1/2। इसको काट के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो पहली रकम हमारे पास 1 है, दूसरी रकम हमारे पास 2 है, तो 2:4 का मतलब है 1:2। ठीक है जी, इस तरह से वो पूछ लेगा आपसे, या वो पूछ लेगा आपसे कि जनाब जो है ना जी दो रेशो जो है ना, दो रेशोज फॉर एग्जांपल A:B और C:D, इन दो रेशोज को आपस में जो ताल्लुक है ना, दो रेशो को आपस में अगर मिला दें
इन दो रेशोज़ के दरमियान हम बराबर का साइन लगा दें तो हमारे पास ये तनासब बन जाता है, ये प्रोपोर्शन बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं जी? प्रोपोर्शन कहते हैं। तो प्रोपोर्शन के वाले से क्वेश्चन में बार बार से पूछेगा। तो प्रोपोर्शन जो होता है हमारे पास A/B, यहाँ पे ये डबल रेशो जो है ना इसको हम प्रोपोर्शन का साइन कहते हैं, या इसको बराबर भी हम कह लेते हैं C/D। इसमें सिर्फ एक सिंपल सा फार्मूला आपने याद करना होता है, वो ये होता है कि आपकी जो दरमियान वाली दो रकमें हैं ना इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, और जो आपकी साइडों वाले दोनों रकमें हैं ना इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपस में बराबर होती हैं। बस यही फार्मूला आपने बार बार याद करना है। इसी फार्मूले से आपके सारे क्वेश्चन होंगे। A/D मीन के A/D ये बराबर होता है B/C के। जो आपके पास जो आपका प्रोपोर्शन होता है उसमें आपके पास जैसे लिखा हुआ है 2/4 बराबर है आपके पास 4/8। तो इसमें क्या मतलब होता है, इसमें आपने करना होता है ये दरमियान वाली दोनों और ये एंड वाली दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना होता है तो आपस में बराबर होती हैं। 2/2 बराबर होता है 4/4, इधर भी 16 इधर भी 16। ठीक है, तो आपके पास जो भी प्रोपोर्शन में 4 रकमें दी हुई होंगी उनमें से आपने दरमियान वाली 2 रकमें अलहदा कर लेनी है और साइड वाली दोनों रकमें अलहदा कर लेनी है। दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना तो आपका आंसर आ जाया करेगा। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा X/2, और उसके बाद लिखा था प्रोपोर्शन 4, और आपके लिखा होगा रेशो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता है जी 8 लिखा होता है, तो आप वो आपसे पूछेगा कि X की कीमत निकालें। तो सिंपली आपने क्या करना है, दरमियान वाली दोनों आपने अलहदा कर लेनी है और साइडों वाली आपने अलहदा कर लेनी है। X मल्टीप्लाई बाई 8 बराबर आ जाएगा 2/4। तो आपके पास आ गया X/8, आपके पास 8X आ गया, 2 8 बार 16 आपके पास आ गया, और X की कीमत आ गई 16/8। तो आपको मैंने बताया था कल, एक चीज़ इधर मल्टीप्लाई उधर जाके ये डिवाइड हो जाती है। 8 एक बार 8 2 बार 16, तो X की कीमत आपके पास क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 2 आपके पास X की कीमत आ जाएगी। इस तरह से आपने क्वेश्चन ये करने होते हैं। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे क्या, वो आपसे पूछेगा कि थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन इसमें फ़र्क क्या होता है। जो आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन होता है ना, थर्ड प्रोपोर्शन में वो क्या करता है, आपको सिर्फ 2 वैल्यूज़ दी होती हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी 2 और 4, इसकी आप थर्ड प्रोपोर्शन निकालें, इसका आप थर्ड प्रोपोर्शन निकालें। तो आपने थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हमेशा याद रखना है, जो आपके पास दूसरा नंबर होगा ना, जो आपके पास एक रेशो दी होगी, इसका जो दूसरा नंबर है इसको आपने एक दफ़ा दोबारा लिखना है और एंड पे आपने x लगा देना है, और आपने x की वैल्यू ही बस फाइंड करनी होती है। तो आपके पास ये जो ना दरमियान वाले 2 अलहदा कर लें और साइडों वाले अलहदा कर लें। 2/x आपके पास आ गया 2x बराबर आ गया 4 4 बार 16, x बराबर आ गया 16/2, x की कीमत आपके पास आ गई 8। ठीक है, तो यूँ आपने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होता है। इसी तरह से आपके पास अगर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ ले, वो फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आपसे वो 3 आपको नंबर देगा। 2 आपके पास फॉर एग्जांपल 2 4 और 6 ऐसे आपको दे देता है। कहता है जी मुझे ये जो 3 नंबर आपके मैंने दिए हैं इनका आप चौथा प्रोपोर्शन मुझे निकाल के दिखाएं। तो इनको बिल्कुल सिंपली आपने इसी तरतीब से ही लिख लेना जिस तरतीब से वो आपको देगा, और एंड पे आपने अपने पास से x लगाना है। तो हम क्या करेंगे, दरमियान वाले 2 अलहदा कर लेंगे और साइड वाले 2 अलहदा कर लेंगे। 2x बराबर आएगा 6 4 बार 24 आ जाएगा। ठीक है, तो x की कीमत आ जाएगी 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन के वाले से आपने फार्मूला याद रखना है कि अगर वो थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है तो आपको वो क्या करेगा, 2 वैल्यूज़ देगा। दो वैल्यूज़ में जो आपकी दूसरी वैल्यू होगी उसको आपने रिपीट करके 2 दफ़ा लिख के एंड पे आपने x लगा देना है। अगर आप उससे वो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ लेता तो आपने क्या करना है, जो 3 नंबर आपको दिए गए हैं तीनों नंबर आपने उसी तरतीब से लिख के एंड पे आपने x लगाना है और आपका फोर्थ प्रोपोर्शन निकल आएगा। तो अब क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल, तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कहता है जी फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 6। 4 और 6 का कहता है जी थर्ड प्रोपोर्शन निकालने। 4 और 6 की आपने थर्ड प्रोपोर्शन निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, 4/6, और दूसरी को आप दोबारा लिखेंगे एक दफ़ा 6। ठीक है जी, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे x। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, आप जो साइड वाले दोनों अलग कर लेंगे। 4x बराबर आएगा 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 आ गया। ठीक है, 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x की कीमत आ जाएगी 9। x की कीमत क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होता है। उसके बाद कहता है जी फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 4 6 and 8। 4 6 और 8 का कहता है जी आप क्या निकालना है जी, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो जब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है आपने, तो 3 नंबर आपको दिए गए होंगे, तो आपने क्या करना है, एक नंबर एंड पे आपने x लगाना है, साइडों वाले आपने दोनों अलग कर लेने हैं। आपके पास 4x आ जाएगा बराबर, आप 6 और 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 बार 48। ठीक है, 4 उधर 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 चला जाएगा। ठीक है, तो x की कीमत आपके पास आ गई 12। ठीक है, 48 को 4 पे तकसीम करें तो आंसर क्या आ जाएगा,
12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछ लेता है जी, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है रेशो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, ये 75:25, 7:2 और 40:2, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने सॉल्व करना होता है, ठीक है जी। 75:25, एक आपके पास ये दी हुई है 75 और रेशो 25, और एक आपके पास है 7:2, और एक आपके पास है जी 40:20। और यहाँ से अब वो पूछ रहा है कि बताइए इनमें से सबसे बड़ी रेशो कौन सी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको आपने चेंज करना है 75:25 को 75/25 में, 7:2 को आपने 7/2 में कन्वर्ट करना है, 40:20 को आपने 40/20 में आपने कन्वर्ट करना है। आपको मैंने बताया रेशो का मतलब होता है बटा, ठीक है। अब आप देखेंगे 25 एक बार 25, 25 3 बार 75, इसका आंसर आया 3। अब 2 को 7 को 2 पे डिवाइड करें, 7 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 3.5, 3.5, ठीक है। इसी तरह आपने 20 को 40 पे डिवाइड करें तो 40 को 20 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 40, 20 2 बार 40 का आंसर आ गया 2। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा आपको कौन सा आंसर नजर आ रहा है, ये 7/2 वाला, ठीक है। वैसे नजर आने में ऐसे लग रहा था जैसे 75 और 25 वाली सबसे बड़ी है, लेकिन आपने इसको जब इसको आंसर किया, आपने इसको बटे में कन्वर्ट करके इसका आंसर निकाल के देखा तो सबसे बड़ा आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3.5 वाला आंसर हमारे पास सबसे बड़ा आया। तो यूं हमारे पास सबसे बड़ी जो रेशो है वो 7:2 की रेशो सबसे बड़ी है, ठीक है। उसके बाद कहता है जी 15 of x is same as 20% of y, then x ratio y is, ठीक है जी। 15% of x कहता है जी 15% of x is equal to 20% of y। अब कहता है जी ये आपस में बराबर है, ठीक है। 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20% ऑफ वाई। तो कहता है एक्स रेशियो वाई की कीमत निकाले। एक्स रेशियो वाई की कीमत आपको पता है, इसका मतलब है एक्स बटा वाई। एक्स रेशियो वाई का क्या मतलब है, एक्स बटा वाई। अब हमने एक्स बटा वाई की कीमत निकालनी है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 15% ऑफ एक्स, तो मैंने आपको बताया हुआ सबसे पहले कि आपने जो परसेंटेज वाला मैंने आपको जब टॉपिक करवाया था, मैंने आपको बताया था कि आपने इसको स्टेटमेंट को मैथ में कैसे कन्वर्ट करना है। मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने 15% का मतलब है 15/100, ऑफ का मतलब है ज़रब, और उसका मतलब है एक्स का मतलब एक्स बराबर आ गया 20% का मतलब है बटा 100, ऑफ का मतलब है ज़रब, इसके बाद हमारे पास आ गया वाई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आपकी क्या करेंगे, इसको आप हमने कीमत निकालनी है एक्स बटा वाई की, एक्स बटा वाई की। तो एक्स बटा वाई एक तरफ कर लें, बाकी सारे एक तरफ ले आए। तो हमें इधर एक्स है इधर वाई है, ठीक है। वाई को इधर ले जाए तो हमारे पास आ जाएगा एक्स बटा वाई, ठीक है, बराबर आ गया 20/100। तो उधर का वैसे के वैसे ही रहा था। अब ये जो 15/100 है ये उधर ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 100 ऊपर ले जाएंगे, 15 नीचे आएंगे। आपको पता है मैंने बताया था कि जब आपने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपने जो 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 इक्वल का साइन है इसको आपने जब ऊपर से फलांगना है, इसको आपने टेक ओवर करना है, तो आपने क्या करेंगे, आपने मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है जी। जो 100 के साथ कट गया, ठीक है, तो ऊपर हमारे पास बच गया 20, नीचे आ गया 15। एक्स बटा वाई हमारे पास आ गया 20/15, ठीक है। अब इसको आप काट लें, 5 4 बार 20, 5 3 बार 15। एक्स बटा वाई हमारे पास आ गया 4/3, तो एक्स रेशो वाई हमारे पास आ गई 4:3। तो यूँ हमारा ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह से क्वेश्चन वो बार बार पेपर में पूछता है, तो लगता है इस तरह ये बड़े मुश्किल क्वेश्चन हैं, लेकिन ये मुश्किल नहीं होते, बिल्कुल आसान होते हैं जी। इफ 0.4 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 0.06 ऑफ अनदर नंबर देन द रेशियो ऑफ नंबर इज। देखें जी, कहता है जी 0.4 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर के 0.4 निकालें और दूसरे नंबर का 0.006 निकालें, तो ये आपस में क्या होती हैं जी, बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो कहता है जी बताएं जी दोनों नंबर्स की रेशो क्या बनेगी, ठीक है। हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल एक नंबर हमारे पास एक्स है, दूसरा नंबर हमारे पास वाई है, ठीक है जी। जो एक्स का 0.4 ऑफ एक्स, ऑफ का मतलब होता है ज़रब, ज़रब एक्स बराबर आ गया वाई का क्या है जी 0.06 ऑफ वाई ज़रब वाई, ठीक है जी। ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है। कहता है जी बताएं इनकी आपस में रेशो क्या बनेगी। तो रेशो का क्या मतलब है, हमने एक्स रेशो वाई निकालनी है, मतलब है एक्स बटा वाई हमने निकालना है, ठीक। हम क्या करेंगे, वाई को उधर ले आएंगे, एक्स बटा वाई बन जाएगा, 0.06 उधर रहेगा, 0.4 इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास रेशो बन गई एक्स बटा वाई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर लेंगे तो हमारे पास क्या देगा, 0.06 का क्या मतलब है 6/100 मल्टीप्लाई बाई ये 0.4 का मतलब है 4 नीचे और ऊपर आप हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। तो 0 0 के साथ काट जाएगा, ठीक है। ऊपर बन गया 6, नीचे आ गया आपके पास 40, ठीक है जी। ऊपर 6 बच गया, नीचे आपके पास 10, यहाँ से बच गया 4, 40 आ गया, ठीक है। इसको आपने काटना तो काट लें, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, तो आपके पास आ गया जी
3/20, ये हमारे पास आंसर रहेगा 3/20। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, वो आपको थोड़ा सा डबल माइंड करने की कोशिश करता है, पजल करता है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट पजल हो जाते हैं, लेकिन ये इसमें पजल होने वाली कोई बात नहीं होती। ठीक है जी, तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था, आज जस्ट इसको हमने टच किया है। 2 लेक्चर और इंशाल्लाह ताला रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे हम लगाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला जो टॉपिक है सारे का सारा कवर हो जाएगा। इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप दोबारा करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने जस्ट एक एक क्वेश्चन हर टाइप का करवा दिया है। इसी टाइप्स के आपको क्वेश्चन जो है ना 10 से 20 क्वेश्चन आपको आप अपने पास इसको प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह ताला आपके सारे से सारे क्वेश्चन ये हो जाया करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वाले से। बाकी जो इसके टॉपिक्स रहते हैं वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 2 लेक्चर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को मुकम्मल कर लूँगा। उसके बाद ये हमारे पास है जी मुताला पाकिस्तान का आफ्टर औरंगजेब। औरंगजेब की बाद जनाब सबसे पहले बने हैं बहादुर शाह 1। ठीक है, बहादुर शाह 1 ने जनाब 5 साल हुकूमत की है, 1707 से 1712 तक। ठीक है, उसके बाद जनाब जहांगीर शाह, ठीक है, उसके बाद फखरुद्दीन शाह, ठीक है जी, उसके बाद रफ़ीउद्दर्जा शाह, शाहजहां 2 आ गया, मोहम्मद शाह आ गया। ठीक है, इनके जस्ट आपने सिर्फ इनको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इनको इतना जो है ना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ से इतना कोई पेपर आता है। पेपर ज़्यादातर जो है ना औरंगज़ेब से पहले पहले ही आता है, ठीक, औरंगज़ेब तक, या फिर वो पेपर में पूछता है सबसे एंड पे जाके बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, ये बहादुर शाह जफ़र, ये आपने इसको लाजमी याद कर लेना। ठीक है जी, बहादुर शाह जफ़र को ये सबसे आखिरी थे। ठीक है, और जो ना इनको जब निकाल दिया गया था बरसगीर से, इनको जनाब मुल्क बदर कर दिया गया था। ठीक है, ये कहाँ पे गए थे, ये सारा मैंने ये 4-5 इनकी लाइनें लिखी हैं, इनको आपने लाजमी याद करना है। और ऊपर वाले जो 5-6 थे हमारे पास रूलर थे मुगल, वो आपने सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट वो याद करने हैं। और ये जो मेजर इवेंट्स हैं ना, मेजर इवेंट्स ये आपने लाजमी याद करने हैं। ठीक है, इनको आपने लाजमी देख लेना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल तो मेजर इवेंट्स 5-6 हैं। ठीक है जी, इंडियन रिबेलियन है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना ये एग्जाइल ऑफ बहादुर शाह जफ़र को जनाब यहाँ से जब उन्होंने यहाँ से निकाला था, कहाँ से कहाँ उसको भेजा था। ठीक है, और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर है। ठीक है जी, और नादिर शाह इन्वेजन है, और उसके बाद फिर मरहट्टा वार है। ठीक है, ये आपने 5-6 इवेंट्स अच्छे तरीके से याद करने हैं, तो इंशाल्लाह ताला आज आपकी मुगल डायनास्टी भी मुकम्मल हो जाएगी, और आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक भी थोड़ा सा मैंने टच किया है, इसको 2 लेक्चर मजीद करके तो उसको भी हम मुकम्मल कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।